हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी लास्ट अपन लोगों ने शायद डेमो क्लासेस में वो किया था ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना। ठीक है, तो आज अपन उसी को रिपीट करेंगे क्योंकि आज प्रॉपर में नोट्स वगैरह और प्रॉपर तरीके से अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो स्टीरियो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, उसके बाद स्टीरियो करेंगे। उसके बाद अपन जीओसी को देखेंगे। पढ़ा होगा जियो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी है, पढ़ी है, थोड़ा बहुत आइडिया। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा आपको। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना आज से, ठीक है। एक एक चीज लिख लेना। जो भी डाउट्स आपको आएंगे आप मुझसे टेलीग्राम पे टच में रहना। क्लास के बाद अगर आपको कोई डाउट दोबारा आता है तो आप मुझे वहां पे पिंग कर दो कि सर मुझे ये चीज का डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज बता दो। तो वो साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की डीपीवी भी शेयर करूंगा, तो डीपीवी को सॉल्व करने के बाद उनके आंसर्स मुझसे वेरीफाइड करवाना होगा। तो ये चीजें अपनी रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, ठीक है ना। और प्योर बोर्ड वाला जो थ्योरी रहेगी उसको अपन एनसीईआरटी के फॉर्म में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? आइसोमेरिज्म। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा वर्बली बात करी थी कि आइसोमेरिज्म होता क्या है ना। किस किस कंपाउंड में देखते हैं, तो हमने बात करी थी ना, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने। वो वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था कि दो बंदे हैं, उनका हाथ वाथ तोड़ ताड़ के पैर वैर की जगह लगा दिया। ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने। आवाज आ रही है? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं हूं और मेरा हूबहू एक आइडेंटिकल ट्विंस यहां मौजूद है, ठीक है। जो दिखने में सब कुछ मेरे जैसा है, उसके पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, सब कुछ है, मेरे जैसी शक्ल है, सब कुछ है। अब मैंने क्या किया कि मैंने पूछा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये बंदा खड़ा है एक, और एक बंदा ये खड़ा है, ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें कि इसके पास ये ग्रीन कलर का हाथ है, इसके पास भी एक ग्रीन कलर का हाथ है, ठीक है। क्लियर है बात? और जो पैर है इसका वो एक ब्लू कलर का पैर है। जो दूसरा पैर है वो एक ब्लू कलर का है, इसका भी जो दूसरा पैर है वो एक ब्लू कलर का है। तो क्या अभी ये दोनों जो बंदे हैं, बंदा ए और बंदा बी, ये ए है और एक ये बी है, क्या ये दोनों अभी सेम है या अलग अलग हैं? मेरी राइटिंग और मेरे ड्राइंग को छोड़ देना आप कि सर इसका गोला थोड़ा सा छोटा है, इसका गोला थोड़ा कम है, ये हाथ बार, इसको निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ ये मानो कि एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर हैं और बाकी चीजें हैं। तो क्या अभी के टाइम पे ये दोनों कंपाउंड सेम है या ये दोनों बंदे सेम है? हाँ, मतलब ये दोनों अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सेम है, ये दोनों हूबहू सेम है। मतलब अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब आइडेंटिकल हैं ये। क्या है ये? अभी आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अब केस, इसी वाले केस को लेते हैं हम लोग। और मैंने क्या किया अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। मैंने इस वाले बंदे का ये पैर हटाया यहां से और ये हाथ हटा दिया, ठीक है। अब आइडेंटिकल नोट कर ले, आइडेंटिकल हो गए थे। अब क्या करने वाले हैं कि जैसे ही मैंने इसका ये पैर हटाया ब्लू कलर का और मैंने इसको ऊपर लगा दिया, यहां से मैंने उखाड़ के इसके हाथ को यहां लगा दिया, ठीक है। अब जो हाथ लगा था उसको मैंने यहां लगा दिया। अब अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कनेक्टिविटी बदल दी। आपने पहले ग्रीन ऊपर लगा रखा था, अब इसमें ग्रीन ऊपर लगा हुआ है, इसमें ग्रीन नीचे लगा है, इसमें ब्लू नीचे लगा है, इसमें ब्लू ऊपर लगा है। तो कनेक्टिविटी आपने कहीं ना कहीं बदल दी है। इसका मतलब है कि ये दोनों अब क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। क्लियर है बात? बेसिक एग्जांपल समझ में आया कि क्या किया आपने। इसमें पे हाथ लगा, इसमें जो ग्रीन कलर का कलर है वो पैर नीचे है, इसमें ग्रीन कलर ऊपर है, इसमें ब्लू कलर ऊपर है, इसमें ब्लू कलर नीचे है। अब कोई पूछता है तो क्या बोलोगे आप कि आइसोमर्स हैं दोनों, क्योंकि इनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बदल गई। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और वो भी कौन से आइसोमर्स बोलोगे? कौन से आइसोमर? क्या चेंजेस आया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंज आया। इसका स्ट्रक्चर को आपने इसके स्ट्रक्चर से बदल दिया, तो क्या हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है बात? है ना। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सेम दो बंदे हैं, रामू और काकू खड़े हैं, ये देखो।
ठीक है। अब एक केस में मैंने क्या किया, इसके जो दोनों हाथ हैं इसको मैंने क्या किया, वहीं रहने दिए, बट उस केस में मैंने क्या किया, इनको ऊपर की तरफ कर दिए। यहां पे इसके जो दोनों हाथ हैं, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू लेवल से दिखा रहा हूं, ये देखो, इसमें इसके हाथ ऊपर हैं, इसमें इसके हाथ नीचे हैं, बट दोनों ही केस में क्या है, कनेक्टिविटी सेम है। यहां पे ही इसके कंधे से इसके दोनों हाथ जुड़े हैं, यहां भी कंधे से इसके दोनों हाथ जुड़े हैं। बट अगर मैं बात करूं बी वाले बंदे की, तो यहां ब्लू लेवल वाले जो इसके हाथ हैं वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या हुआ है, हाथ ऊपर चले गए। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसा इसमें बदला था वैसा इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहीं नहीं बदल रहा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, ए और बी का सेम है, हाथ यहां जुड़े हैं वहीं जुड़े हैं दोनों ही केस में। यहां पे क्या था डिफरेंस समझो आप, कि यहां पे हाथ इसका ग्रीन वाला कलर ऊपर है, ग्रीन अब नीचे है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो गया। ठीक है, तो हमने बोला कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। यहां पे भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट कनेक्टिविटी भी सेम है। अब परिवर्तन कहां आ रहा है कि एक केस में हाथ ऊपर किए हुए हैं, दूसरा बंदा हाथ नीचे किए हुए है, कनेक्टिविटी दोनों ही हाथों की क्या है, शोल्डर से ही है, हमने कुछ चेंजेस नहीं करा वहां पे, कहीं ना कहीं स्पेस में इनका पोजिशनिंग बदल रही है। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन आना। क्या आना, कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन आना। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिनके अंदर कनेक्टिविटी सेम रहती है बट कहीं ना कहीं ग्रुप एटम का अरेंजमेंट बदल जाता है स्पेस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है बात। इनका कंडीशन क्या होता है बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप और एटम इन स्पेस आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। यहां पे डिफरेंस समझ में आया इन दोनों में, कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, समझ में आया। यहां तक कोई डाउट आया हो तो ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर कि हमें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को लिखना है, हमें किसको लिखना है, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को मेंशन करना है। तो लिख लो यहां पे कंपाउंड हैविंग, लिखो यहां कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम, ये तो कंडीशन पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूरी आइसोमेरिज्म में वैलिड है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो जाएगा तो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में वो जाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पहले चेक करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर की बात करोगे। तो पहली डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन, अब देखो दोनों की अलग अलग हो जाएगी, बट डिफर इन ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले में चेंजेस आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में चेंजेस आएगा तो स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि जो डिफर आएगा इनका, वो देखो यहां से हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा होगा आपका जो मैंने बताया आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला क्या है स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है स्टीरियो, सही बात है, समझ में आया यहां तक। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो आप लिख सकते हो यहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा यहां पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पे क्या होगा बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एसएफ का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि यहां पे बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो आप बोल सकते हो यहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा? सेम मौलिक फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है बात? कर लोगे यहां तक? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी कुछ लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक नाम और है इसका, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म मोस्ट पॉपुलर नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बट कई कई जगह कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें डिवाइड हो जाता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ऑप्टिकल और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल। पहला क्या होगा आपका? ऑप्टिकल, मतलब और भी अच्छे से बात करें तो बोल सकते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल, और ये हो जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल। क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा क्या होगा? कॉन्फॉर्मेशनल। इसमें हम बात करें अगर कॉन्फ़िगरेशनल में, तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक क्लियर? क्या क्या देखा हमने? बोलो। हमने देखा कि भैया कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहली कंडीशन तो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो इसके लिए भी कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसके लिए भी कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब आगे देखोगे, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है तो वो क्या होगा? स्ट्रक्चर आइसोमर। अगर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स दो पार्ट के हो गए, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो ये फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है चेन, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पोजीशन, चेन होगा, पोजीशन होगा। मेटामेरिज्म, फंक्शनल लिख लो, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद मेटामेरिज्म। ठीक है, फिर होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और एक पार्ट और है इसका, यहां बता देता हूं मैं एक पार्ट और। ये चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटा हो गया, रिंग चेन हो गया, लास्ट है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये इसके सब कैटेगरी हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इसकी सब कैटेगरी हैं। किसकी? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। अब यार आराम से डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पेरेंट कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करो पोजीशन की, बताओ, आप बताओ क्या होगा पोजीशन की? बोलो बोलो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप्स और एटम। ग्रुप एटम की पोजीशन बदल जाएगी तो क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन मेटामर। मेटामर मतलब बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप्स एटम जो लगे हुए हैं मेटा बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में, वो अलग अलग होंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। कंपाउंड हैविंग रिंग चेन में अलग अलग परिवर्तन मिलेगा। मतलब ये शुरू के तीन तो डायरेक्टली हैं, डायरेक्टली नाम में ही घुसे हुए हैं। मेटामेरिज्म, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म को थोड़ा अलग से हम देख लेंगे। क्लियर? इस चार्ट को नोट करो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होगी? वेरी गुड, तो वही मैं यहां लिखने वाला हूं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बट डिफरेंट, बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
आर नोन एज आर नोन एज क्या होगा बताओ? आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या होगा? जो मैंने एक राम और श्याम बनाए थे यहाँ पे, वो दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। ठीक है, और उस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको बोलता है कि रामू और श्यामू दोनों में क्या रिलेशन? दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे लिखे ना कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है दूसरा नाम इसका। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं अब चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बताओ, बोलो। देखो, कंपाउंड्स हैविंग, अब हमेशा कंपाउंड्स होगा, एक अकेले कंपाउंड में कभी नहीं बात करेंगे। कोई एक कंपाउंड आपको दे दिया है, मैं अकेला खड़ा हूं तो मेरे अंदर कुछ नहीं होगा, मेरे जैसा कोई दूसरा होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो कभी भी एक से ज्यादा एटम होंगे तभी हम कंपेयर करेंगे, एक अकेले सिंगल एटम में हम बात ही नहीं कर पाएंगे आइसोमेरिज्म की। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बट डिफरेंट या डिफरेंस, but difference in difference in length of principal chain। ठीक है, प्रिंसिपल चेन। ठीक है, या आप बोलो तो साइड चेन। ठीक है, इसको बताऊंगा अलग से साइड चेन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो, वही वाला केस लिया था मैंने CH4, CH4 में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा। दूसरा केस अगर मैं लूं C2H5 का CH3 तो यहाँ भी पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन की रहेगी, कहीं भी मिथाइल लगाऊं तो यहाँ भी नहीं होगा। अगर मैं 3 कार्बन की लेता हूं तो यहाँ भी नहीं होगा, CH3 CH2 CH3 तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग 1 2 3 कहीं से भी लगाऊं, इधर लगाऊंगा तो भी यही बात बराबर आएगी। तो 3 कार्बन तक तो चेन आइसोमेरिज्म कभी शो हो ही नहीं पाएगा एल्केन्स के केस में। ठीक है, एल्केन के केस में कभी भी 3 कार्बन से ज्यादा हमको लेना ही पड़ेगा, उससे कम में तो काम ही नहीं चल पाएगा। अब हम देखते हैं मजेदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये बताओ क्या है? C5H12 है कि नहीं है? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। बताओ इसका आइसोमर बन सकता है? मतलब इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है क्या? हाँ, आराम से हो जाएगी। देखो, अब क्या कर सकता हूं मैं? 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया मिथाइल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 3 और 3 6 और 3 9 9 10 11 और 1 12 12 हाइड्रोजन है दोनों की, दोनों कंपाउंड में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम है। बट अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? पेरेंट चेन कितने कार्बन? 5 कार्बन की। ठीक है, यहां अगर आप चेक करोगे तो 1, नंबरिंग यहां से नहीं होगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? यहाँ पे 4 कार्बन की है ना। तो पेरेंट चेन में बदल चेंजेस देखने को मिल रहा है, यही तो है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। देखो यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ पे 4 कार्बन की है, तो ये आपस में क्या रिलेशन हो गया? ये चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। कर लोगे ऐसे? ठीक है, और कोई बोले आपसे, देखो इस तरीके से मान लो मैंने आपको दिया 3 की रिंग, 3 की चेन। ठीक है, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया। अब आप बताओ इसमें क्या रिलेशन है? हाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और 3 और 3 6 और 3 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो 12 हाइड्रोजन भी है, बराबर है। और नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3, तो पेरेंट कार्बन से कितने कार्बन की आ गई? 3 कार्बन की, है ना। तो ये तीनों में क्या रिलेशन हो गया? ये भी चेन आइसोमर है। तो ये तीनों में आपस में रिलेशन क्या है? ऑल 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे क्या होंगे? ये चेन आइसोमर्स होंगे। कर लोगे? अब मैं एक आध कार्बन बढ़ा दूं अगर, और एक नया कंपाउंड बना दूं जिसमें 6 कार्बन कर दूं, तो ऑब्वियसली यार आप बोलोगे सर यहां सब में मैक्सिमम कार्बन कितने थे? 5। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैंने बदल दिया तो उस केस में वो आइसोमर्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना।
आइसोमर्स की कैटेगरी से क्या होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ये, सपोज मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ क्या इन तीनों में क्या रिलेशन है, इसका इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे बदल गया। तो डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन हमेशा चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है आइसोमेर डेफिनेशन की, भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी हम आइसोमेरिज्म शो कर पाऊंगा। पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले रुको, कोई दो कंपाउंड जो आपको दिए गए हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पहले चेक करो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखता है देन आप आइसोमेरिज्म के ऊपर कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात। तो अगर मैं आपको ये देता हूं और इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक दे दूं इसके साथ, तो आप बोलोगे सर ये 6 कार्बन की चेन कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ। C6, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 बोलो। C6 कितना होगा, 3 और 3 6 14 हो जाएगा ना। C6H14 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, C6H14। अब यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H14। तो नॉट एन आइसोमर, नॉट एन आइसोमर, ये आइसोमर नहीं होगा। एग्जैक्टली इसके इसके हाँ, अब जैसे अपन ऊपर अभी एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ के बाद अगर आप फिफ्थ एग्जांपल इसी का अलग अलग आइसोमर तैयार करते हैं। मान लो मैंने आपको ये दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये दे दिया आपको साथ में। तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पे C4H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब आप बोलोगे कि ये वाला और ये वाला मतलब A है और ये B है, तो A और B क्या हो गए, बोलो बोलो, चेन आइसोमर्स। आसान, A एंड B क्या हो गए, चेन आइसोमर। अरे यार 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितने की है, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, है ना। तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, चेन आइसोमर्स। कर लोगे। अब मैं आपको और एक कंपाउंड देता हूं, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको दिया है ये CN और मैंने आपको यहां दे दिया CN। अब बताओ क्या रिलेशन होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसमें बताना है रिलेशन क्या है। नंबरिंग कहां से करेंगे, पहली चीज है इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर लगेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा नंबरिंग हम कहां से करते हैं, ये आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में सीखा होगा। तो पहली चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप पड़ा हुआ है, तो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से ही। तो इसको नंबर 1 दे दिया, फिर ये नंबर 2, फिर या इधर ले लो नंबर 3, यहां ले लो, बात बराबर है, इधर चले जाते हैं नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे ये पता चला कि 3 कार्बन की पेरेंट चेन है हमारे पास, ठीक है। इस वाले में अगर आप देखोगे तो यहीं से स्टार्ट होगी नंबर 1 CN से के कार्बन से, 2 3 एंड 4। अब आप खुद देखो यहाँ पे 3 की चेन है, यहाँ पे 4 की चेन है, क्या हो गया, चेन आइसोमर, है ना। सेवेंथ है, बताओ समझ में आया। हाँ सेम है ना, देखो ना कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, C4। क्लियर। हाइड्रोजन जरा काउंट करें आप, 3 और 3 6, ठीक है, और एक यहां लगा होगा क्योंकि कार्बन बना रहा है 3 बॉन्ड, तो कितने हो गए 7, C4H7, और एक लगा है N, C4H7N, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आया। इसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 5 6 7, 7 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, सेम है। तो दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट कार्बन चेन क्या है, अलग अलग है,
इसी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, चेन आइसोमर बोल रहे हैं। बस समझ में आया। अब इस वाले में बताओ, सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर वाले में लगा है वही इस वाले में लगेगा। यहां भी क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है या नहीं? 1 2 3, इसमें 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की 3 कार्बन की, डायरेक्टली आंसर चेन आइसोमर। कर लोगे क्या? दिक्कत हो गई क्या? पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन के ऊपर निगाह मारते हैं। ये रहा 8 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। सेम चीज लेके आया हूं मैं आपके लिए, CHO लगा दिया मैंने अब, ठीक है, यहां CHO कर दिया। बताओ क्या रिलेशन होगा? पक्का पक्का। हम्म, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हाँ ये हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये घर के लिए दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन यहां तक ये नोट करो, तब तक मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। 9th क्वेश्चन है, ये सारे घर से करके लाना है आपको। और किसके घर से लाओगे? अपने घर से करके लाना है, ठीक है, पड़ोसी के घर से मत करके लाना। पता चला पड़ोसी के घर पे चले गए आप। मजाक करते हैं आप? किस टाइप का मजाक कर लेते हैं आप? ये मत बोलना कि सर जिंदगी ही मजाक बनी हुई है, उससे ज्यादा क्या मजाक करूं। चलिए 10th क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा मजा आएगा, दिमाग लगेगा, देख देख के पता नहीं चलेगा कि चेन आइसोमर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, सारे कार्बन कार्बन है। और हमेशा हैबिट डालना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर निकालना, ठीक है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही दिया होगा। अरे क्यों दिया होगा भाई, गलत भी तो दे सकता है, उसको तो आप पता करना है, गलत करवाना है आपसे, ठीक है। तो पहला रूल जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो हमेशा चेक करो। और एक काम कर देना, ये क्वेश्चंस जो है ना ये मुझे ग्रुप पे भेज देना आप, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन से क्वेश्चन दिए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर लिया करेंगे इनको। नोट करें इसको। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट difference in positions of substituents, है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं जानते हैं आप? सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है साइड एटम जो होते हैं, पेरेंट कार्बन चेन के अलावा जो साइड एटम होते हैं वो, या फिर फंक्शनल ग्रुप, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब एक नोट में यहां डाल लो एक चीज, टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म पेरेंट कार्बन चेन, या नोट में लिख लेना, टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म पेरेंट कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम, ठीक है, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म कार्बन चेन लेंथ
चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम। अब ये बहुत लॉजिकल बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है। अब यार कोई भी चीज की लेंथ है, अगर आपको किसी एक चीज की पोजीशन डिसाइड करनी होगी कि ये इस जगह पे कहां मिलेगा, तो आपको एरिया पता होना चाहिए पहले, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि एक गांव है, उस गांव में जाकर के, मतलब मैं आपसे पूछूं कि कोई आपसे, मैंने बोला कि यार मेरे को एक बच्चा बताओ, तो आप कोई एक जगह बताओ अपने भिंड में, या आपका जो घर है, मैं पूछूं आपसे भिंड में कोई जगह बताओ, या मैं पूछूं आपसे एमपी में कोई जगह बताओ, मैं स्पेसिफाइड करना पड़ेगा ना। आप ये पूछोगे सर आप जानना क्या चाहते हो मुझसे, आप स्कूल के बारे में जानना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, या क्या जानना चाहते हो। तो स्पेसिफाइड होगी जब कोई चीज, तो उसके अंदर हम पोजीशंस की बात कर सकते हैं। फिर मैंने तुमको बोला कि भिंड के अंदर केवी कौन सा है, या आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर आप बोलोगे सर मैं केवी में पढ़ता हूं, मैं नवोदय में पढ़ता हूं, या मैं यहाँ फलाना ठिकाना यहाँ पढ़ता हूं, तब आओ। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज की पोजीशन डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आपको पहले फिक्स लेंथ पता होनी चाहिए कि एक लेंथ है, कि एक लेंथ, इतनी लेंथ है और इसके अंदर ये पोजीशन है, फिर इसने ये पोजीशन चेंज कर ली, अब ये यहां आ गया, अब ये यहां आ गया। अब मैं आपकी लेंथ ही चेंज नहीं करी, लेंथ में बढ़ाता जा रहा हूं, फिर पोजीशन, तो मुझे पता ही होना पड़ेगा कि ये कितना शिफ्ट हुआ है, कौन सी पोजीशन पे आया है। तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम में पोजीशन को डिसाइड करना होगा, तो मुझे लेंथ को फिक्स रखना पड़ेगा। जब मैं लेंथ को फिक्स कर दूंगा, देन मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि लेंथ के अंदर कौन सी पोजीशन पे वो है। क्लियर है बात। इसी वजह से हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होगे, तो वहां पे पेरेंट कार्बन चेन सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने भी चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकते। एक भाई यार चेन आइसोमेरिज्म कंडीशन क्या है कि चेन लेंथ बदलना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या है, पोजीशन बदलना चाहिए, और ये कह रहा है कि चेन लेंथ को फिक्स रखो तभी मैं आऊंगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? नहीं। अब अगर चेन लेंथ फिक्स हो गई तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, अगर चेन लेंथ बदल गई तो पोजीशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई अगर कंपाउंड्स आपको देता है, तो वहां पे या तो चेन हो सकती है या फिर पोजीशन हो सकता है, दोनों आंसर नहीं हो सकते उसके। क्लियर है बात? कर लेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और खुशियां मनाएंगे। पहला क्वेश्चन इसका, जैसे कि मैंने ये सीएल दिया और इस वाले केस में मैंने यहां सीएल दिया, बताओ क्या फर्क है? वेरी गुड। हाँ, एक ये है, तो मार्कर सारे सूख गए। अब बताओ पहले वाले केस में क्या हो रहा है। पहले वाले केस में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 एंड 4। हाँ बोलो। अब देखो दोनों ही केस में 4-4 कार्बन की पेरेंट चेन है या नहीं? दोनों ही केस में, इसमें भी और इसमें भी। अब अगर आप इस वाले में देखें तो Cl जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहां पे जो Cl है वो आपका किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है। तो क्या रिलेशन हो गया? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? पोजीशन आइसोमर्स। कर लोगे ऐसे, यहां कर लोगे, इसमें करना ठीक है। सेकंड वाले को भी आप घर से करोगे ना, मजा आएगा। सेकंड हो गया, थर्ड OH लगा दिया है मैंने यहां पे भी। अब कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बदलेगी अगर, तो भी पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। इस वाले में देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, पेरेंट कार्बन चेन क्या है? सेम है। डबल बॉन्ड यहाँ पे नंबर 1 पे लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड नंबर 2 पे लगा है। क्या रिलेशन हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। कर लोगे? फिफ्थ, यहाँ डबल बॉन्ड दो कीटोन दे दिया मैंने आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। हाँ ठीक है।
मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत? चलो अच्छी बात है, ये ज्यादा ज्यादा होता चला जाएगा। बस आपको मेहनत करते रहना है, आपके साथ हम मेहनत बराबर करेंगे। ठीक है, आपको मेहनत बराबर करते रहना है, हम आपके साथ मेहनत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप जो भी आपको डाउट आता है, ऊल जलूल टेढ़ा टाढ़ा जो भी डाउट आएगा, आप बिंदास होकर के मुझे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जब आपको फ्री हो आप मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगा आपको डाउट। ठीक है, चलो ये 6 क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए क्या? चलो ठीक है, 7th लो और ले लो फिर, जब 6 हो चुके हैं तो 7th ले लो। 1 2 1 2 3 1 2 4, ये दो। ये बहुत बन सकते हैं मनमान, इधर तो नोट कर लेना इस साइड। इस वाले को अभी डिस्कस करेंगे, बताओ 8th वाला बताओ क्या होगा। बेंजीन के ऊपर एक Cl एक Br एक Br और एक Cl, कैसे होगा मुझे बताओ। अच्छा इसका आईपीसी नेम बताओ क्या होगा, किसी भी एक का। ये दुख दर्द पीड़ा काहे खत्म नहीं होता है। आईपीएससी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर मुझे लगा था कि आईपीएससी आपको आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आईपीएससी को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखो, आईपीएससी में एक रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हेलोजन फैमिलीज है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपको पता है ब्रोमीन का Br पहले आता है, क्लोरीन का C बाद में आएगा, भाई एबीसीडी में B पहले आता है, तो नंबरिंग करो आप, यहां पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 5। बट अगर मैं यहां से जाऊं 1 2 एंड 3, तो नंबर क्या मिल रहा है इसको, कम। तो हमेशा जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है उसे हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब वो पोजीशन डिसाइड करो जहां पे अटैच्ड ग्रुप्स और एटम जो भी हैं हमारे, उनको नंबर कम से कम मिले, कितना मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो अगर मैं यहां नंबर 1 दे दिया, Br तो पहले आ गया, अब यहां से अगर मैं इधर से जाता तो 1 2 3 4 5 पे आता Cl, बट अगर मैं यहां से गया तो Cl कितने नंबर पे आया, 3rd नंबर पे आया। सेम नंबरिंग आप यहां करोगे 1 2 3 4 5, ये हो गया, फिर 1 2 3। अब देखो नंबरिंग क्या हो रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, 1 2 3, क्या हो गया, आइडेंटिकल, कोई पोजीशन नहीं बदल रही, यहां Br 1 पे है, यहां भी Br 1 पे है, यहां Cl 3rd पे है, यहां भी Cl 3rd पे है। यहां पे नंबरिंग के बाद आप आईयूपीएसी नेमिंग लिख के देख लो, 1 ब्रोमो करके लिख लो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, दोनों का सेम ही आईयूपीएसी नेमिंग आएगा। क्या नाम होगा इसका बताओ, 1 पे क्या लगा है Br, तो 1 ब्रोमो, फिर 3rd पे क्या लगा है Cl, तो 3 क्लोरो, और ये क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजीन, तो बोल दिया हमने बेंजीन। दोनों का आईयूपीएसी नेम यही रहेगा, तो आइडेंटिकल हो गया। समझ में आया? तो ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको सामने वाला, दिख अलग रहे होंगे बट होंगे नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आपने 8th वाले को। और सवाल कर रहे हैं अपन, एक मजेदार सवाल देता हूं मैं आपको। अभी अपन ने 2 में थे, अब 3 को देखते हैं। चलो 3 इसको देखते हैं, 3 ग्रुप लगा के देता हूं मैं आपको, देखो बताओ क्या रिलेशन।
वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, आपने देखो ये वाला साइट, ये वाला सिस्टम तो सेम है ना। तो आपको सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग करनी है। 1 2 3 1 2 3, यहां देखो 1 2 3। अब इसमें क्या होगा, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, बोलो। तो मिथाइल की पोजीशन को देखो ना आप, देखो ना 1 2 3। नहीं नहीं, एपॉक्सी ये सी डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप होता है, ये वंदना शर्मा, हेलो ये ठीक है। तो 1 2 3 नंबरिंग होगी इसमें, यहां से 1 2 3। ठीक है, अब ये जो मिथाइल है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। ठीक है, अब आप यहां नंबरिंग जरा करो, तो 1 2 and 3। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या है, दोनों केस में किस पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये किस नंबर पे आ रहा है, सी डबल सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। और मिथाइल यहाँ पे कितने नंबर पे, 2 पे। यहाँ पे मिथाइल कितने नंबर पे, 2 पे। दोनों केस में मिथाइल की पोजीशन तो नहीं बदल रही है, बट इसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज पोजीशन आइसोमर्स। नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं भाई, एक की तो चेंज हो ही रही ना, तो एक के रिस्पेक्ट में हमने आंसर दे दिया। 2 की बदल रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जब एक से ही पोजीशन आइसोमर हो गए और तो 2 की बदलेगी तो भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 10th को नोट करो। इधर साइड का हो गया होगा नोट, 7 4 6 7 तक है ना। ठीक, बस 12। डन। ठीक है, अब अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म भी खत्म हो चुका है। एक और हम पढ़ लेंगे आज, तो तुम्हारा आधा जो है स्ट्रक्चरल खत्म हो जाएगा। ये हो गया ना नोट। अब है थर्ड हमारा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम कहानी है इसकी, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but difference in functional group, but difference in type of functional group है ना, in type of functional group। are फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग होगा। यहाँ पे यहाँ पोजीशन को देखना ही नहीं है। मान लो एक कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड हो सकता है ना। एल्कोहल है तो कोई दूसरा ईथर हो जाएगा, ऐसे ना। कोई एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन होगा, ऐसा चेक करेंगे अभी अपन। ठीक है, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। इसमें नोट में चीज लिख लो एक, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाली एल्कीन और एल्काइन है, मान लो आपके पास कोई एल्काइन आता है और एक एल्कीन आती है, एंड एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, मतलब ये है एल्कीन डबल बॉन्ड वाली, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो एल्काइन। इन दोनों को आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानना है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है ये, जिसे मैंने CH3 यहां लगा दिया, यहां डायरेक्टली बेंजीन के साथ OH अटैच कर दिया। तो जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो हम बोलते हैं उसको फिनॉल। क्या बोलते हैं हम उसको? फिनॉल। ठीक है, तो ये फिनोलिक ग्रुप है। क्या है ये? फिनोलिक कंपाउंड है। फिनोलिक कंपाउंड है ये। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरा अगर मैंने आपको दिया जिसमें OH डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, जैसे ये दिया मैंने आपको, यहां पे मैंने क्या किया, CH2OH लगा दिया, तो ये है एल्कोहलिक ग्रुप। क्या है ये? ये है एल्कोहलिक, या बोले तो एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल। ठीक है, और ये भी जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। सॉरी। ठीक। थर्ड, अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन होता है जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो, मतलब एक जगह एक फ्री वैलेंसी हो। 2 डिग्री अमीन होता है जिसमें 2 फ्री वैलेंसी हो। 3 डिग्री अमीन होता है जिसमें 3 फ्री वैलेंसी हो। ये भी एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लिख लो यहां पे प्राइमरी अमीन, ये क्या होगा आपका? सेकेंडरी अमीन, और ये क्या होगा आपका? टर्सरी अमीन। ये भी आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फोर्थ, एसिड अमाइड भी अलग अलग होते हैं। अगर एसिड अमाइड क्या होता है? CONH2। एसिड अमाइड क्या होते हैं? CONH2। IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे अपन CONH2 एसिड अमाइड। और ये भी क्या होते हैं आपके? अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये होगा आपका सेकेंडरी और ये होगा आपका टर्सरी। ठीक है। ये क्या है आपका? प्राइमरी एसिड अमाइड। ये है आपका सेकेंडरी एसिड अमाइड, और ये आपका है टर्सरी एसिड अमाइड। ये भी क्या है? आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। फिनोलिक, एल्कोहल एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। एल्कीन और एल्काइन अलग अलग होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन जो है वो भी अलग अलग होते हैं। प्राइमरी एसिडामाइड, सेकेंडरी और टर्सरी एसिडामाइड ये भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक देखो, मान लो मैंने आपको दिया है सपोज ये एल्कोहल, और दूसरा मैंने दिया ये। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? हाँ, 3 और 1 4 और 1 5, C2H5O। यहां भी क्या है? 3 और 3 6, H5। अरे एक ये भी तो रह गया, 6 होगा ना। ये भी तो एक H है, O के पास C2H6O। दोनों का सेम है कि नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? है या नहीं? अब ये क्या है हमारा? OH ग्रुप क्या होता है? बोलो, एल्कोहल। और जब ये O अकेला होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो, ईथर या एस्टर? क्या होता है ये?
ईथर, हाँ, तो ये क्या होगा आपका ईथर। ठीक है, एल्कोहल और ईथर दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, मॉलिक्यूलर सेम है, तो क्या रिलेशन हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, FGI। ठीक, चलो। एक और ले लो यार। ठीक है, 5 सवाल है इसके, कुछ और सवाल अपन आगे करेंगे कल। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप।